नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और आपको बता दूं कि अपनी जो मैथ की क्लास थी, अभी मेरे पास बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैथ की क्लास आपने अपलोड नहीं करी है, जल्दी करो। मैंने क्या कहा था आपसे कि भैया अभी 1-2 दिन के एडमिशन के चलते हुए थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, मतलब प्रॉपर टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। यानी कि ये वीडियो अभी आपको 11 से 11 तो करके मिलेगी आपको, ये लगभग 12:30-1 बजे तक समथिंग आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो टाइम रहता है ना क्लास का, वो रहता है 8, 9, 10 बजे, मतलब इनके टाइम के बीच में आपको क्लास मिल जाएगी। लेकिन कभी कभार अगर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है ना, तो आप एडजस्ट कर लिया करो, लेकिन आपको पूरे दिन के बीच बीच में आपको कभी भी क्लास मिल जाएगी। और क्लास मिलते ही मैं आपको टीचमेंट ऐप पे एकदम नोटिफिकेशन भेज दिया करूँगा कि भाई आपकी जो 12 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर जितनी भी क्लास है वो आपकी डाल दी गई है, ले लो क्लास। और अगर किसी दिन ऑफ रहेगा तो मैं आपको वहाँ पे अनाउंस कर दूंगा कि भाई आज आपकी क्लास नहीं आएगी, आज आपका ऑफ है। क्लियर एकदम, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो भैया, ये क्लास वही बंदा देखेगा। अभी तक जो बात सुनी है वो सुन लो, चलो ठीक है। बाकी अब आगे अगर बात आपको सुननी है, समझनी है, सीखनी है, तो एक बात मेरे ध्यान से सुनो। अगर आपने पहले की क्लास नहीं ली है ना, तो अब यहीं से बंद कर दो इस वीडियो को और आप एक काम करो भैया, पीछे की जो क्लासेज हैं, लगभग 16 लेक्चर हैं, उन 16 लेक्चरों को आप भैया फिनिश करो पहले, तभी जाके आज का लेक्चर समझ में आएगा। और आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। देखो भैया, पिछले लेक्चर में हमने मिलन टॉमसन विधि पढ़ी थी। वहां पे क्या करा अपन ने कि जो एक्स वाई टर्म था भाई, देखो जिसको समझ में आएगा, जिसने पूरा पढ़ रखा हो भाई, मैं एकदम प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, पूरी चीज़ें वही बोलूँगा, लेकिन ये पूरी बातें वही कैच कर पाएगा जिसने पिछले की क्लास ले रखी, पीछे क्लास ले रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि मिलन टॉमसन जो अपन ने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था, उसमें क्या सीखा कि एक्स वाई के जो टर्म्स है ना, उनको जेड की फॉर्म में अगर अपन को चेंज करना है, किसी फॉर्म में, जेड की फॉर्म में अगर अपन को चेंज करना है, तो अपन क्या करते हैं, वहाँ एक फॉर्मूला निकल के आता है, इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा जीरो। भाई जिसको याद होगा वो कैच कर लेगा। इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा जीरो आयोटा साई जेड कोमा जीरो डेल जेड प्लस में सी, ये अपना एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, मिलन टॉमसन मेथड, जो कि किसके लिए है, एक्स वाई के जो टर्म्स हैं उनको जेड की फॉर्म में। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने लिखा हुआ है, इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी तक जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना, वो सारा इस क्वेश्चन में अपन यूज करने वाले हैं। आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध करो कि निम्न फलन प्रंसवादी है, हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है, मैं बोल दूंगा पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नोट्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन प्रंसवादी है, मतलब हार्मोनिक फंक्शन आपको इन सभी को प्रूव करना है, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक के लिए संयुग्म ज्ञात करो, मतलब कॉन्जुगेंट ज्ञात करना है आपको, साथ ही एफ जेड जेड के पदों में ज्ञात करना है, यानी कि जो अपना फंक्शन एफ जेड है उनके टर्म्स अपन को जेड की फॉर्म में काम लेने हैं। अब एक बात आपकी माइंड में आनी चाहिए कि सर जेड के टर्म में निकालना पड़ेगा, तो हमें तो जो मिलन टॉमसन, मिलने बोलते हैं, मिलन जो भी आप बोल दो, मिलन टॉमसन जो थॉमसन है उस मेथड का यूज करना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है भैया। ये बात मैंने कही आपसे, बात क्लियर है। तो ये चारों यहाँ पे सवाल आपके सामने है, कोई सा भी एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है, कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी। और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, पहले बोल देता हूँ आपको, मस्त होकर पढ़ो, पूरा पढ़ेंगे, मतलब आपके पास में पूरा टाइम है, मस्त होकर पढ़ो। अब यहाँ पे इनमें से कोई सा भी मतलब देखो, एक काम करते हैं, देखो अभी तक अपन ने बहुत सारे सवाल कर रखे हैं प्रंसवादी फलन के। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है भैया, क्या होता है, जिसके अंतर्गत अपन लाप्लास इक्वेशन को प्रूव करते हैं, वही हमारे पास में प्रंसवादी फंक्शन कहला लेता है। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ में आपको संयुग्म में ये कॉन्जुगेट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एफ जेड जेड के पदों में, मतलब ये अपना एक पिछला ही टॉपिक था, मतलब हमने बस जस्ट पिछली क्लास में सीखा था कि जो अपना एक्स वाई जो टर्म है उनको जेड के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, मिलन टॉमसन विधि से निकालते हैं, तो वो यूज करेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, सुनो मेरी बात, एक काम करता हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की सहायता से मैं प्रंसवादी सब कुछ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो सब कुछ निकालते हैं। उससे अगला जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, इन क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं कि जो केवल जेड के जो टर्म है ना वो फाइंड करूंगा मैं। क्यों करूंगा, क्योंकि ऊपर का जो काम है ना आपका, ये प्रंसवादी प्रूफ करना, ये आप ऑटोमेटिक कर सकते हो खुद,
क्योंकि इसके काफ़ी सवाल अपन ने पहले कर लिए हैं। अब देखो सवाल तो चाहे आप कितने भी कर लो, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो चाहे कितने सवाल मैं करवा दूँ उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको। तो ये ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है, इसको ध्यान समझते हैं, प्रॉपर तरीके समझते हैं, और फिर उसके बाद में आगे के सवाल करते हैं। तो चलें आगे, अब चलते हैं इसके आगे। तो भैया करते हैं शुरू, करें क्या। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन फंक्शन या दिया गया है, या आप लिख सकते हो गिवन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमें क्या निकालना है। यदि हमें हार्मोनिक प्रूफ करना है, यदि हमें प्रंशवादी फलन प्रूफ करना है, तो हमें du/dx और du/dy की आवश्यकता पड़ेगी। भाई इतना तो पता है ना, भाई आपने पीछे क्लास ली है ढंग से, तो ये ऑफिशियली पता होगा। चलें आगे, तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, तो मैं du/dx निकालता हूँ। भैया आपके सामने फंक्शन दे रखा है e⁻x डॉट में cos y। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका निकालता हूँ, तो आप आराम से देख सकते हो कि हमारे पास में सिंपल e⁻x का e⁻x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट की भांति काम करेगा। चले भैया, इसी के साथ में यहाँ पे मैं du/ अगर मैं dy निकाल लेता हूँ तो क्या आएगा भैया, यहाँ पे e⁻x तो कांस्टेंट रहेगा, cos y का माइनस का sin y, और हमारे पास में e⁻x का e⁻x, और यहाँ पे sin y, ऐसे के ऐसे। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम। अरे मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और जहाँ तक आप खड़े हैं ना, प्रॉब्लम आपको आने ही नहीं देंगे। मतलब ये मान लीजिए कि रिकॉर्डेड क्लासेज है, लेकिन आपको 1% दिक्कत नहीं आने देंगे, 1% की भी। मुझे पता है ना बच्चों को कहाँ दिक्कत आएगी, वहाँ पर 2-3 बार बता दूंगा। अब यहाँ पे मैं आगे चलूँ, अब एक काम करते हैं भैया, आपको पता है कि हमें लाप्लास इक्वेशन चाहिए, लेकिन उसमें तो क्या चाहिए, d2u, यानी कि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो कर दो फटाफट से यार, इसमें क्या हुई, बड़ी बात थोड़ी है। d2u/ dx² इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, e⁻x, और वही हमारे पास में cos y। बिल्कुल सही बात है। यहाँ करो इसका d2u/ dy² इज इक्वल टू, देखो भैया यहाँ पे हमारे पास माइनस आई, ठीक है, माइनस पहले से आया, और यहाँ पे e⁻x और साइन का cos y हो गया। अब आप देख सकते हो ये हमारे प्लस प्लस है, ये माइनस है, आपको दिख गया, यहाँ पे 0 आ गया, काम बन गया अपना। नाउ अब क्या करेंगे भैया, अब आप जोड़ दो इनको, भाई d2u/ dx² और प्लस कर दो d2u/ dy² बराबर में जोड़ दो, आपस में 0 आ जाएगा, e⁻x cos y माइनस का e⁻x cos y कट गया भैया, ये आ गया 0, खत्म। अरे भैया आया कि नहीं आया, अरे भाई हाँ तो बोल दो। ठीक है, बैठे बैठे जगह बैठे बैठे बोलेंगे भाई सब यहाँ। ठीक है भाई, आगे समझ में, आगे चले, एकदम ऐसे हलवे की तरह बना देंगे भैया, बस हलवा बन गया सीधा, चबाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निकल जाओ आराम से। आगे चलें, अब इसी प्रकार मैं आगे चलता हूँ भैया, थोड़ा सा आगे चलेंगे भैया। तो पहला काम हो चुका है अपना, अब यहाँ पे कह सकते हैं अपन सीना ठोक के, अतः क्या कह सकते हैं अपन कि u(x, y) एक प्रंशवादी फलन है, प्रंशवादी फलन है। ठीक है, ये कह सकता हूं मैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, हैंस, हैंस u(x, y) इज ए हार्मोनिक फंक्शन। बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश मीडियम वालों को भी, ये बात भैया। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। चलो भैया आगे चलें, अब क्या करें भैया, अब आगे काम करेंगे भैया। अब आगे चलें तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमें fz निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना पड़ेगा, fz निकालना पड़ेगा। चलें भैया, अब यहाँ पे छोटा सा काम अपन को करना पड़ेगा। एक आपको पता हो अपन क्या करते हैं इक्वेशन में भैया, हम यहाँ पे इक्वेशन में करते हैं कि CR जो इक्वेशन है भाई, संयुग्म निकालने के लिए, कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, CR इक्वेशन का यूज करते हैं। अब CR इक्वेशन जिसने पहले क्लास ले रखी है उसको तो रटे पड़े होंगे, और जिसने नहीं ले रखी होगी भैया उसका तो कुछ अपन कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाकायदा लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन वी नो दैट। देखो भाई पहले इक्वेशन कर रखे होंगे ना आपने, तो ये कुछ अटपटा नहीं लगेगा आपको। और मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि आपने पहले क्लास क्यों नहीं ली, मतलब तो इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत सारे, मतलब 90% बच्चे नए हैं। अब वो क्या करेंगे, पहले क्लास तो लेंगे नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप जानते हो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म से भैया क्या कहते हैं, dv इज इक्वल टू,
देखो डी अपॉन में डी एक्स, गलती मत करना भाई। देखो हम जानते हैं आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं भैया। यहाँ पे देखो ये दोनों जो डेल आएंगे स्मॉल आएंगे, बाकी यहाँ पे जो आएगा वो बड़ा आएगा। जानते हैं आप भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं, गलती नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि आपको बता दिया जाए। तो ये इसी प्रकार अपन डीवी को पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको। चले, ये अपना क्या हो गया, पार्शियल फॉर्म हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आर इक्वेशन। अब याद होनी चाहिए सी आर इक्वेशन। सी आर क्या होता है भैया, सी आर समीकरण या फिर आप इक्वेशन लिख दो। क्या होती है सी आर इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया देखो डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और डी यू अपॉन में डी वाई। देखो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कैसे याद करना है आपको, कभी नहीं भूलोगे आप। डी यू अपॉन में डी एक्स और डी यू अपॉन में डी वाई। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में डी वी अपॉन में डी वाई, मतलब यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे y आएगा। यहाँ पे डी यू अपॉन में डी वी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में डी यू है, यहाँ पे v आएगा। और आप एक काम और करना भाई छोटा सा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो ना, तो आप देखो u को इस प्रकार बनाओ, पर कई बार क्या होता है कि u जल्दी जल्दी में v की तरह बन जाता है। लेकिन आप क्या करो कि जो v बनाओ ना, आप उसको इस प्रकार से बनाओगे, इस प्रकार से, तो फिर आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा u है कौन सा v है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर रहेगा एग्जामिनर के लिए। तो यहाँ पे ये काम हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और वही डी वी अपन में यहाँ पे डी एक्स। तो समझ गए, सीख गए। बाकी थोड़ा बहुत याद करने का भी मैटर है, बाकी थोड़ा बहुत समझने का भी मैटर है। तो आगे चलें भैया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि आपको जो मैंने क्या लिखाई थी भैया, देखो यहाँ पे मैंने जो आपको ये लिखाई थी पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म, इसमें देखो डी यू अपॉन में डी एक्स है ना, तो डी यू अपॉन डी एक्स मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डी वी अपॉन में डी वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कॉल आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, अभी मैंने जो पार्शियल फॉर्म लिखा है यहाँ पे, ये देखो ये पार्शियल फॉर्म लिख रखा है। इस पार्शियल फॉर्म में क्या करेंगे, जहाँ पे अपन ने डी यू अपॉन डी एक्स है, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, सी आर जो इक्वेशन है ना अपनी, उससे अपन वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये वी है ना, ये वी है, इसको वी बनाओ, क्योंकि अपन वी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखो ये भी वी है, ये भी वी है। तो अब यहाँ पे देखो आप डी वी अपॉन में डी एक्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे सी आर इक्वेशन में पूछना चाहूँगा, तो देखो डी वी अपॉन में डी एक्स, इस माइनस को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन में डी वाई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ आगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो फटाफट से, है कि नहीं बात सही। तो यहाँ पे हमारे पास में सिंपल रखो, यहाँ पे समीकरण या फिर सी आर इक्वेशन जो आप लिख सकते हो। देखो क्या आएगा, डी वी इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास में डी यू अपॉन में डी वाई। चलो उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया मैंने डी एक्स, सही है। प्लस में देखो अब यहाँ पे देखो डी वी अपॉन में डी वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी वी अपॉन डी वाई का मान तो यहाँ पे ऑफिशियली है ही, डी यू अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे डी वाई। यहाँ पे बच्चे समझने वाले समझ गए और नहीं समझने वाले नहीं समझे। क्या बात समझनी थी इसमें? कुछ नहीं था कि देखो यहाँ पे अपन को जो क्या करना था, वी की फॉर्म में है, तो यहाँ पे अपन क्या करा कि सी आर इक्वेशन से जो वी वाले टर्म थे ना, उन दोनों को अपन ने यू की फॉर्म में लिख दिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? सी आर इक्वेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। बताओ भाई कोई दिक्कत है इसमें? कहीं पे है ही नहीं। चलिए आगे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक काम करेंगे अपन, यहाँ पे एक काम करेंगे कि जो यहाँ पे आपने देख रहे हो साइड में डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी वाई मान रखो फटाफट से। देखो यहाँ पे देखो डी यू अपॉन में डी एक्स का मान ये रहा, डी यू अपॉन में डी वाई का मान ये रहा। तो बताओ कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आप सभी को। तो यहाँ पे देखो फटाफट से मान रखेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी देखो माइनस है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे देखो ई की पावर में एक्स, ठीक है, साइन वाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में डी एक्स भी है। प्लस में डी यू अपॉन डी एक्स का जो मान है वो भी आपके सामने है, ई की पावर का एक्स और कोस वाई हमारे पास में है, और मल्टीप्लाई में डी वाई है। चलो भैया कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलें आगे। अब इसी के साथ में मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो ये अपने पास में डी वी का मान आ चुका है, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो आप, ठीक है भाई। समीकरण नंबर 1 नाम इसको दे दिया, तो इसको 2 दे दो भैया, वही बात है।
मतलब अपने अकॉर्डिंग को रटने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे रटते भी हैं इसको कि यार इसको समीकरण नंबर 2 नाम नहीं है, इसको 1 2, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, आप साइंस मैथ के स्टूडेंट हो, ये तो फिर पागलपंती हो जाएगी आप सभी के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मेथड कहता है, मैंने आपको सिखा रखा है पहले, ठीक है। मेथड क्या कहता है कि समीकरण नंबर 2, अब इसमें क्या लगाएंगे, आपको याद हो थोड़ा बहुत, अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत याद हो, समीकरण 2 के जो RHS पार्ट अपना, RHS राइट हैंड साइड की तुलना, कंपेरिजन किससे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, m डॉट में dx प्लस में n डॉट में dy से करने पर। अब देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों समझ गए इसमें। कंपेरिजन RHS ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम m dx प्लस में n dy, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, मैंने क्या करा, m dx प्लस में n dy का जो कंपेरिजन कर दिया, इससे कंपेरिजन करा। और ये आपको याद हो गया थोड़ा सा कि मैं यहाँ पे आपको, मैंने जब यहाँ पे पहली बार जब यूज करा था अपन ये चीज़, तब मैंने आपको बताया था कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण आपने पढ़ी सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे मैंने समझाया था आपको, अगर आपने क्लासेज ली है मेरी तो। बाकी नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी जो क्लासेज पहले वाली है ना उनमें मैंने आपको समझा रखा है कंप्लीट तरीके से। तो तुलना करो फटाफट से। अब यार तुलना करते हैं यहाँ पे, तो देखो कैपिटल M का जो मान अपन निकल के आता है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, e की पावर में x डॉट में साइन y। एक ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा अगर कोई बच्चा दिमाग लगाता है अपना हायर लेवल का, तो वो क्या कहेगा कि सर एक बात मुझे बताओ कि जो m डॉट डी एक्स प्लस में n डॉट डी वाई है ना, इज इक्वल टू में कोई जीरो है नहीं है। मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे m डॉट डी एक्स प्लस में n डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर ऐसा लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा हमने नहीं कहा है। हालांकि ये बात है, वो थोड़ा सा अगर कोई बच्चा दिमाग लगाएगा ना तभी ये कैच कर पाएगा। हालांकि जो नॉर्मल चल रहा है ना गाड़ी, चलने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये इज इक्वल टू जीरो नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे देखो m का मान कितना आ गया, e की पावर में x डॉट में साइन y। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पूछूं तो भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पता ही नहीं चल रही यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, e की पावर का x कोस y आ गया। अब यहाँ पे इसी के साथ में मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन यहाँ पे dm अपॉन में dy निकालो तो क्या आएगा, देखो dm अपॉन में dy निकालेंगे तो यहाँ पे e की पावर मतलब y के सापेक्ष करेंगे तो साइन मतलब e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा, साइन का कोस y हो जाएगा। यहाँ पे मैं dn अपॉन में मैं dx करूँगा और ये बिल्कुल पैटर्न फिक्स है कि आप dm अपॉन dy करोगे, dn अपॉन dx करोगे, फिक्स है, ठीक है। ये क्या कहती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहती है। ऐसा मैंने नहीं कहा, कुछ नहीं करा मैंने, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, कुछ भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे dn अपॉन dx मैंने निकाला तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे e की पावर x और ये कोस y का तो कोस y ऐसे के ऐसे रह जाएगा। तो बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो यानी कि अपन ने क्या करा भैया, आपने देखा कि हमने dm अपॉन dy निकाला और dn अपॉन dx निकाल लिया। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है भैया कि उसके जो 4 स्टेप हैं आगे के जो 4 स्टेप हैं वो कब लागू होंगे, वो लागू ही तब होंगे जब dm अपॉन dy और dn अपॉन dx आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि dm अपॉन में dy इज इक्वल टू dn अपॉन में dx आपस में बराबर हो चुके हैं। तो अपन आंख बंद कर लेंगे, आंखों पे पट्टी लगा लेंगे और आराम से वो 4 जो इसी स्टेप हैं वो अपन लगा सकते हैं। क्या ये बात सही है? तो मुझे तो आप ये बात बताओ, अपने मन में ही बताओ कि ये जो मैंने यहाँ पे समझाया इस पेज में कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? बताओ कुछ दिक्कत है, और दिक्कत है तो वीडियो को पीछे कर लो, क्योंकि मैं अब दोबारा रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें कोई स्पेशल नहीं बोलूँगा, मैंने जो पहले बोल दिया वही आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ भाई, पेज को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बराबर हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास में v इज इक्वल टू सोल्यूशन क्या होता है, ux, y प्लस में vy प्लस में c। u का मान कैसे निकालेंगे, v का मान कैसे निकालेंगे, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो u का मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में u का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में u का मान निकालते हैं तो u x, जो y है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स। अब कई बच्चे जिन्होंने अब डायरेक्ट यहीं से क्लास लिए तो वो कह रहे हैं सर ये मान कहाँ से आ रहे हैं। अरे भैया सब समझा रखा है, पहले क्लास ले लो आप।
अब यहाँ पे कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर बार बार आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, हम तप गए हैं आपसे सुन सुन के। तो कोई बात नहीं, बस लास्ट बार बोला है इसके बारे में, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो du अपॉन में dy, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है। अब मैं आगे चलूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट में चलूँ मैं, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप यहाँ पे क्या बता सकते हो मुझे, देखो ux, y, u हमारे पास में x, y, ठीक है। तो हमारे पास में जो ux, y है हमारे पास में, ठीक है, इस ux, y इज इक्वल टू, देखो भैया मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फटाफट वैल्यू रखो। अब यहाँ पे हमारे पास ux, y है, यहाँ पे m का जो मान है फटाफट रखो, क्या है, e की पावर में x डॉट में साइन y डॉट में डी इज इक्वल टू e की पावर में x डॉट में साइन y, ठीक है। यहाँ पे फटाफट से मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर दिया, कितना आ गया, e की पावर x डॉट में साइन y, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो du अपॉन में क्या निकालते हैं अपन, dy, क्या मान आएगा हमारे पास में, e की पावर का x कोस y, ये मान आ गया। आप खुद भी चेक कर सकते हो निकाल के, बिल्कुल। स्टेप नंबर थर्ड आप निकालोगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो v हमारे पास में y इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन आपको पता है n माइनस का डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे मान रखेंगे अपन। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू e की पावर में x कोस y माइनस का e की पावर x कोस y, और यहाँ पे हमारे पास में डी वाई, और आपको पता ही है कि हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 बनती है। चलो भैया स्टेप नंबर फोर में चलते हैं, फोर, ठीक है, जुबान पे चल गई भैया हमारी। अब आगे चलता हूँ मैं, तो स्टेप नंबर 4 की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हैंड्स लिखता हूँ मैं, हैंड्स अतः। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में v हमारे पास में x, y हमारे पास में है, और ये e की पावर का x डॉट में साइन y प्लस में c, वैल्यू आ गई हमारे पास में। भाई वी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, यही तो वैल्यू हमारे पास, e की पावर में साइन x, मतलब हमारे पास में जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो सुनो मेरी बात, इतना आ गया आपके पास में, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास में इतना वैल्यू आपके पास में आ गई, वी एक्स वाई की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है ना अपने पास में, इस वैल्यू को अपन किसकी फॉर्म में लिखेंगे भैया, जेड की फॉर्म में। मतलब अपना जो अभी तक का जो काम था ना, ये अपन ने पहले कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं पहले ये काम अपन। तो यहाँ पे अब जो अपन काम करेंगे वो करेंगे एफ जेड, यानी कि जेड की टर्म में जो वैल्यू निकालनी है ना अपन को, मिलन टॉमसन विधि से निकालनी है। और एक बात मैंने आपको पहले बोल दी थी कि जो पहले की जो काम अपन ने कर दिया उसको अपन बार बार क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेंगे। नया काम जो सीख रहे हैं ना, वो सीख रहे हैं अपन मिलन टॉमसन विधि से अपन को वैल्यू निकालनी है। मतलब कुछ नहीं है यार, जो एक्स वाई की जो टर्म है ना हमारे पास में, उस एक्स वाई की टर्म्स को अपन को जेड की टर्म में लिखना है, बस यही कहानी है। और बिल्कुल सिंपल है, बस नाम ही कर रखा है मिलन टॉमसन, बाकी कुछ नहीं है उसमें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब आगे कि अब यहाँ पे अपन को फाइंड, आपको दिख रहा है क्या, देखो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे जो एफ जेड है वो जेड की टर्म्स में हमें निकालना है, ठीक है, जेड के पदों में ज्ञात करना है। हिंदी में दोबारा समझ जाना भैया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हिंदी में लिख देता हूँ मैं, मिलन टॉमसन विधि से हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम मिलन टॉमसन मेथड। तो यहाँ पे आप सभी को मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, एफ जेड जो इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा 0 होता है, माइनस का आयोटा साइन जेड कोमा 0 होता है, और डी जेड प्लस में सी। किसी को इसका डेरिवेशन देखना हो वो निकाल मतलब देख सकता है पिछली क्लास में। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण नंबर 3 इसको नाम अपन ने दे दिया भैया, ठीक है। अरे बिल्कुल सिंपल है, कचरा है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बस एक बार समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बाद में आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं है, हवा में उड़ा देंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ जहाँ वेहर फाई एक्स कोमा वाई, यहाँ पे लिख रखा है ना, अब देखो फाई जेड कोमा 0, तो फाई एक्स कोमा जो वाई आएगा हमारे पास में आएगा डी यू अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स का जो मान है वो यहाँ पे अपन लिख देंगे, ठीक है। तो कितना है मान लिख देते हैं, साथ ही साथ ए की पावर में एक्स और कोस में वाई, सही बात है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे देखो फाई और जेड कोमा 0 चाहिए। तो हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है,
ई की पावर एक्स कोस वाई मान रख दो, वाई की जगह रख दो 0, जेड की रख दो मतलब एक्स की जगह रख दो मतलब जेड। तो यहाँ पे रखो फटाफट से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, ये हमारे पास में जब मान रखेंगे यहाँ पे अपन तो कितना आएगा, ई की पावर में तो जेड आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन चलो रख देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे रखो जेड, तो ई की पावर जेड हमारे पास में और कोस 0 हमारे पास में आ गया, कोस 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ई की पावर का जेड आ गई। ये बात सही है कि नहीं है, सही है बात। तो यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, ई की पावर का जेड आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास ई की पावर जेड आ गई और बस ये खत्म। उसके अलावा अपन निकालते हैं साइन वाली वैल्यू। तो साइन वाली जो वैल्यू निकलती है कैसे निकलती है, वही हमारे पास सेम साइन एक्स कोमा जो वाई हमारे पास में है वो डी यू अपॉन में डी वाई से निकल जाएगी, और डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू है माइनस का ई की पावर का एक्स और साइन वाई हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे तो वैल्यू देखो भैया 0 हो गई, क्योंकि हमें निकालना है जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है हमें साइन जेड कोमा 0 पे। अब आपको देखो एक्स की जगह रखना है जेड और वाई की जगह रखना है 0, तो साइन 0 का मान 0, सब कुछ 0 भैया। तो हमारे पास में समीकरण 2 से, समीकरण 2 नहीं यहाँ पे 3 है, समीकरण 3 से लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 क्या कहता है भैया, जोर जोर से कह रहा है कि यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो फटाफट से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन, देखो ई की पावर जेड हमारे पास में ऐसे कैसे, माइनस का आयोटा और साइन की वैल्यू 0 आ गई तो 0, और यहाँ पे डी जेड हमारे पास में आ गया प्लस में सी। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और ई की पावर जेड का हमारे पास में ई की पावर जेड आ जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। तो अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, बताओ भैया, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से बस क्वेश्चन की शक्ल देख के डरो मत हो, क्वेश्चन की स्टेप तो पकड़ो एक बार। आप क्वेश्चन की स्टेप पकड़ लोगे तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको मुँह ज़बानी बताता हूँ क्या करा अपन ने। सबसे पहले आपको बोला गया कि आप इस क्वेश्चन में प्रंसवादी फलन प्रूफ करो। हमने हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करा, सिंपल लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करवा दिया उसमें। उसके बाद में जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसने कहा कि इसमें संयुग्म में निकालो, ठीक है, यहाँ पे वी एक्स वाई का मान निकालते हैं अपन। तो सिंपल क्या करते हैं अपन, वही कोशी-रीमान इक्वेशन का यूज करते हैं। वहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट करी भाई, अपने वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो वैल्यू थी उसका यूज करा, और वहाँ पे अपन ने सीआर इक्वेशन का यूज करके आगे निकाली वैल्यू। निकालने के बाद में जब वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो हमने देखा यहाँ पे भाई, हमने वहाँ पे यथार्थ इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज़ का यूज करा। उसके बाद हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स वाई जो टर्म है उन्हें जेड की टर्म में चाहिए। आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, अरे आपको पता है कि नहीं है, हम पढ़ रहे हैं कोशी-रीमान इक्वेशन के अनुप्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ मुझे, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, लगभग ये 5वां 6ठा एक्सपेरिमेंट है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमें जो वैल्यू है ना वो जेड के टर्म में निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जेड के टर्म में निकालने के लिए हमें मिलन टॉमसन जो मेथड है उसका यूज करना पड़ेगा, और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं भैया। तो हमने क्या करा, हमने यही तो करा, मिलन टॉमसन जो मेथड था उसका यूज करा। सिंपल सा फॉर्मूला देता है भैया, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला देगा आपको मिलन टॉमसन मेथड। ये फॉर्मूला दे रखा है आपके, और यहाँ पे हमारे पास में इनका जो मान है एफ एक्स वाई, यहाँ पे वैल्यू रखना है अपने को जेड को 0 पे रख रहे हैं, मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% की, अगर आप ढंग से दिमाग से करते हो तो। बाकी देखो वही बात है ना, लाइव में कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया लाइव पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना लाइव वाली। अब ये क्वालिटी आपको लाइव में नहीं मिल पाती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप लाइव पे ध्यान मत दो, आप तो स्टडी पे ध्यान दो कि आपको चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करूँगा मैं, उस क्वेश्चन का देखो ये जो आगे वाला पार्ट है ना ये नहीं करूँगा मैं। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि पहले बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं अपन। अब करेंगे केवल मिलन टॉमसन वाला जो पार्ट है वो करेंगे, वो नया है, अभी अपन ने पिछले लेक्चर में सीखा है उसको, तो उसके सवाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलें आगे फटाफट। अब हाँ भाई ध्यान दो, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, ओनली मिलन टॉमसन, यानी कि जो अपने पास टर्म्स है ना उनको केवल जेड की फॉर्म में निकालेंगे अपन। देखो उसके लिए क्या चाहिए अपन ने, उसके लिए अपन को डी यू अपॉन में डी एक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास में ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव करो फटाफट यार। क्या आएगी देखो, 3x² माइनस का 3y² और प्लस में, और यहाँ पे 6x, ठीक है, यहाँ पे आएगा 6x, और यहाँ पे हमारे पास में डी यू अपॉन में डी वाई निकालते हैं तो देखो माइनस का हमारे पास में यहाँ पे आएगा 6xy और माइनस का यहाँ हमारे पास में 6y, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास डी यू अपन में डी एक्स आ चुका है और डी यू अपन डी वाई आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो कहानी लिखनी पड़ेगी। ये देखो, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ
जेड। ठीक है, जेड के पदों में हमें क्या करना पड़ेगा भैया, एफ जेड के मान निकालने पड़ेंगे। तो हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं कहाँ से जानते हैं, मिलन टॉमसन मेथड से, टॉमसन विधि से या मेथड से। क्या जानते हैं भैया, अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिखेंगे किसका, मिलन टॉमसन का। क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन फाई जेड, ठीक है, फाई जेड कोमा 0 माइनस का आयोटा साइन जेड कोमा 0 और डी डेल्टा जेड। अब यहाँ पे देखो एफ जेड बराबर क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन जेड कोमा 0 माइनस का आयोटा साइन जेड कोमा 0, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा जेड प्लस में हमारे पास में सी आ जाएगा। ठीक है, शायद पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने जो डेल्टा जेड है ना, ये ब्रैकेट इस प्रकार नहीं लगाया था, तो इसका ध्यान रखना। हालांकि वो मैंने पहले भी करवा रखा है मिलन टॉमसन में। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ना, ये पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है डेल्टा जेड के रेस्पेक्ट में, बाद की बात है वो, ठीक है, प्लस में सी हो गया। समीकरण नंबर 1 आप इसको नाम दे दोगे। तो बताओ अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल लिख भी दो, जहाँ वेहर हमारे पास में फाई जो हमारे पास में एक्स कोमा वाई निकल के आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में, डी यू अपॉन में डी एक्स, और जो हमारे पास साइन एक्स कोमा वाई निकल के आएगा वो डी यू अपॉन में डी वाई निकल के आएगा। चलो भैया आप क्या करते हैं, फटाफट से वैल्यू निकालते हैं किसकी, फाई एक्स कोमा वाई की, और हमारे पास में साइन की, दोनों की वैल्यू निकालते हैं और रखते हैं यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं निकालता हूँ, देखो वैल्यू निकालते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखो नाउ अब क्या करते हैं, देखो फाई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, देखो हमारे पास में देखो डी यू अपॉन में डी एक्स, वैल्यू कितनी है 3x², कहाँ से रख रहे हैं, ये रखी हुई वैल्यू, माइनस का 3y² प्लस में 6x, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में 5z, 0 हमारे पास में, और यहाँ पे देखो 3 जहाँ पे x है भैया वहाँ पे z पुट कर दो, तो यहाँ पे z² माइनस का हमारे पास में, और कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में देखो 3y² और प्लस में 6z, और जहाँ पे y है वहाँ पे 0 कर दो, तो यहाँ पे 6z आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 5z, 0 आ गया। अब मैं निकालता हूँ ये साइन x, y, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू में माइनस का, अब देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कहाँ आ रही है, देखो ये माइनस का 6x, y माइनस का 6y। यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे ना आप, तो यहाँ पे अपन रखते हैं साइन z, 0, मतलब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे z रख दो, तो माइनस का यहाँ पे 0 आएगा ये तो पूरा, ठीक है, माइनस का 0 प्लस का 0 बात बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 से क्या कह सकते हैं अपन, समीकरण नंबर 1 से क्या कह देंगे कि हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आती है, देखो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3z² माइनस का 6z, ठीक है, और माइनस का आयोटा 0, ये हमारे पास में हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे का डेल्टा जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, पूरे का डेल्टा जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको वैल्यू पता ही है यहाँ पे क्या आने वाली है, एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास में देखो इंटीग्रेशन आ रही है ना, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कर दो इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, इंटीग्रेशन 3z² माइनस का 6z, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपको पता है कि मतलब कितनी आएगी, देखो यहाँ पे इसको लिख देते इस प्रकार, माइनस का 6z और यहाँ पे डेल्टा जेड। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्या आपको, देखो यहाँ पे इसका करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में z³ और प्लस का आ जाएगा हमारे पास में 6z, 6 नहीं यहाँ पे अपॉन में जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3z² आ जाएगा। ठीक है भाई, अपॉन में 2 गया तो 2 से गया 3 मर गया, प्लस में सी हमारे पास में, ये अपना आंसर आ चुका है भैया, तो इसमें कोई दिक्कत। तो ये बताओ भाई, यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, ये तो देखो आपकी देखो स्वयं समस्या होनी चाहिए, क्योंकि इनमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी मजबूत बनाना पड़ेगा आपको, ये पार्ट ये मजबूत बना लिया ना आपने, तो फिर आप मैथ में, फिजिक्स में कहीं पे नहीं रुकोगे, इसकी गारंटी अपनी है। तो 2 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 2 क्वेश्चन कर लिए, आगे चलूँ मैं, आगे चलता हूँ मैं और आपका एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो सुनो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने, अब यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे,
और कंफ्यूज होने की बात इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि देखो जिस बच्चे को मतलब डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत आती है ना, तो वो क्या है, क्वेश्चन को देखते थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते ऐसा होगा यार इसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और ये क्वेश्चन को करोगे आप, तो आप देख सकते हो इसमें आपको सबसे पहले डी यू अपॉन में डी एक्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ। यहाँ पे आपको डी यू अपॉन में डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर इसको कैसे फाइंड करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, तो वही बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल। आप यहाँ पे देखो ज़्यादा अगर थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना, उतना ख़राब रहेगा आप सभी के लिए, है कि नहीं। अब एक काम करो, अब इसमें देखो फंक्शन हमारे पास में है, आप m इंटू एन जो मल्टीप्लाई वाला जो रूल होता है उससे आप इसको कर दो आराम से। बताओ क्या दिक्कत है भाई, हमारे पास में ये है, ठीक है। अब इसका आपने करा भाई, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसको कांस्टेंट रखते हैं, इस वाले पार्ट को समझना ध्यान से, इस वाले को कांस्टेंट रख दिया और इसका अपन ने डेरिवेटिव कर दिया। क्या होएगा देखो, माइनस का ए की पावर माइनस का एक्स, ठीक है, ये हमारे पास में हो गया और ये अपने अंदर हो गया वैल्यू, और ये हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास है कोस वाई, प्लस में हमारे पास 2xy, और ये हमारे पास में आ गया साइन वाई। ये ऐसे कैसे रह गया, प्लस में इस बार मैंने क्या करा कि e की पावर माइनस का x ऐसे कैसे रह गया, और यहाँ पे हमारे पास में जो कांस्टेंट मैंने रख दिया, मतलब यहाँ पे जो अंदर वैल्यू थी ना, इस बार उसका मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। अब देखो आपको पता है मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है सिंपल x का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ मैं, यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, और यहाँ पे y का 0, और यहाँ पे कोस से y हमारे पास में हो गई, ठीक है। प्लस में यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो आगे हमारे पास में x का 1 हो जाएगा और 2, और यहाँ पे साइन y है तो y का तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 हमारे पास में और y, और यहाँ पे साइन y। मुझे आप बता सकते हो कि इस डेरिवेटिव में कहाँ प्रॉब्लम आई, सिंपल मल्टीप्लाई वाला। अब देखो वही तो बात है ना कि देखो अगर आप कुछ स्टेप नहीं उठाओगे ना, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आगे आप नहीं बढ़ोगे, तो वो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं आप सभी से। इसीलिए थोड़ा सा ये माइंड में रखना है आप सभी को, क्वेश्चन मेरे को आता है मैं कर लूँगा, माइंड सेट होना चाहिए आपका। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओ, अपना इंटीग्रेशन वो सॉरी डिफरेंशिएशन हो गया अपना, ठीक है। इसी के साथ में देखो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे डी यू अपॉन में डी वाई, है कि नहीं। अब यहाँ पे इसी प्रकार इसको सोल्व कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो e की पावर माइनस का x है हमारे पास में, तो यहाँ पे हमारे पास में अगर आप मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओ तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें देखो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे y वाले टर्म है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस x है, आपको पता है ये वाली टर्म है वो 0 बनेगी। तो आप एक काम करो, आप m इंटू एन वाला रूल लगाते हो, तो देखो अपन इसका करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, फिर इसका करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो वाली टर्म 0 बन गई, यानी कि एक टर्म तो गायब हो गई। अरे दिमाग लगा लो भैया, एक टर्म तो गायब हो गई, तो हमारे पास बची कौन सी टर्म, बची वाली टर्म जो e की पावर माइनस का x तो करेंगे बाहर, वो तो कर दी बाहर। अब बचा अंदर वाला मामला, अब देखना ध्यान से देखना। अब ये हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, बताओ भैया आपको किसका करना है। भैया एक्स तो हमारे पास 0 है, तो वाई हमारे पास करना है, तो वाई का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का हमारे पास में 2y और हमारे पास में कोस y। अब एक बात बताओ, y हमारे पास में है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में कोस y भी तो है, तो कोस का भी होगा, बात सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में साइन वाई, सही है। प्लस में यहाँ पे करेंगे आगे, प्लस में भैया आगे चलूँ मैं, तो यहाँ पे देखो 2 है, 2xy साइन वाई हमारे पास में है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में y का तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 2x और साइन वाई हमारे पास में ऐसे के ऐसे आ जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे क्या है, y मल्टीप्लाई में साइन वाई भी है, बात सही है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो प्लस 2xy ऐसे कैसे, और साइन वाई का कोस वाई। अब यहाँ पे देखो बच्चे गलती करते हैं, गलती मतलब क्या है कि बच्चे जो मतलब ये घबरा जाते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे क्या करेंगे, और वो जल्दी जल्दी में गलती कर बैठते हैं, और आपका 4 नंबर का सवाल गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था ये। अब यहाँ पे इसमें आगे क्या है बताओ, कुछ नहीं, आगे हमें क्या करना है भैया, वो कहानी लिख देंगे कि हमें जेड के टर्म में वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे अपन मिलन थॉमसन मेथड से जानते हैं। क्या जानते हैं, फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ भैया, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा 0, ठीक है, माइनस का आयोटा साइन जेड कोमा 0 है, और ब्रैकेट बंद करेंगे, और डेल्टा जेड के सापेक्ष में इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। प्लस में हमारे पास में कांस्टेंट लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 लगा दो इसको। चलो भैया चलें आगे। अब यहाँ पे इसी आप जानते हो कि हमारे पास में जो फाई है एक्स कोमा वाई होता है वो डी यू अपॉन में डी एक्स होता है,
ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास में साइन एक्स कोमा वाई होता है वो डी यू अपॉन में डी वाई होता है, जिनकी वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही है, दिख रही है भैया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसी के साथ में मैं आगे चलूँ ना इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो दिक्कत कहाँ आने वाली है, दिक्कत जो बच्चों को आने वाली है ना, इसके इंटीग्रेशन में आएगी दिक्कत। इसका जो इंटीग्रेशन है ना उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी इसमें दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं बात करता हूँ 5x को y निकालते हैं अपन, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास जगह बची है अभी। तो यहाँ पे जैसे मैं निकालता हूँ, देखो हमारे पास में वैल्यू है 5x कोमा वाई, वैल्यू क्या होती है डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू में डी यू अपॉन डी एक्स आपके सामने ऊपर है, देखो मैं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देखो ये रहा हमारे पास में डी यू अपॉन का डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे कैसे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जेड बराबर मतलब एक्स बराबर तो जेड रखना है और वाई बराबर 0 रखना है। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या कहा मैंने कि जहाँ पे अपन को देखो क्या रखना है, यहाँ पे मेरे को रखना है 5z, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर तो z रखो और यहाँ पे जो हमारे पास y है ना उसका मान 0 रखो। तो हमारे पास जो डी यू अपन में डी एक्स दिख रहा है आपको, ये पूरा सारा, इसमें आपको जहाँ पे x है वहाँ पे x रखो, जहाँ पे y वहाँ 0 रख दो, फटाफट रख दो फटाफट। तो यहाँ पे रखो फटाफट, देखो माइनस का हमारे पास में आ जाएगा e की पावर में, देखो माइनस का e की पावर में माइनस का z, अंदर करेंगे, अंदर चलो आप देखो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में y रखोगे, 0 रखेंगे तो 1 बन जाएगी और यहाँ पे y का मान 0। तो हमारे पास क्या बचा, सिंपल x², और x क्या रखना है अपने को, z रखना है। तो हमारे पास क्या बन गया, z²। बात समझ में आ रही है? प्लस में हमारे पास वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 0 बनेगी, क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। इसके बाद में e की पावर माइनस का x है, तो e की पावर x क्या रखना है आपको पता है, e की पावर में माइनस का z, प्लस में बीच में e की पावर माइनस का z रखना है। ब्रैकेट में क्या है आपके पास में, देखो 2x कोस y प्लस में 2y साइन y, देखो y वाला पार्ट 0 और यहाँ पे कोस 0 का मान 1 और यहाँ पे 2x बच जाएगा। तो हमारे पास x की जगह क्या रखना है, 2z रखना है। बात बन गई? भाई बात बनी कि नहीं बनी? तो यहाँ पे मैं क्या साफ साफ तरीके से लिख देता हूँ एकदम। तो यहाँ पे हमारे पास में 5z, 0 का जो मान निकल के आया मेरे पास, वो निकल के आया है, देखो यहाँ पे आप इसको थोड़ा कॉमन लेके कर सकते हो। देखो e की पावर माइनस का z मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 2z माइनस का z²। तो ये आपके पास में वैल्यू निकल के आई किसकी, z, 0 की वैल्यू निकल के आ गई। अरे कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, आगे चलो, मैं आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। देखो भैया यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना अपना, तो यहाँ पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे साइन एक्स कोमा वाई का मान निकालता हूँ, आप सभी को पता है कि मुझे क्या निकालना है, ये क्या होता है, डी यू अपॉन में डी वाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, वही हमारे पास में साइन z, 0 रखेंगे। आपको पता है वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, देखो ये रखी डी यू अपॉन डी वाई, लिखने की दोबारा जरूरत है नहीं, बाकी एग्जाम में आपको लिखना है, एग्जाम में लिखना है भैया, एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे करेंगे जैसे अपन, तो यहाँ पे सिंपल सा आप रख के चेक करो एक बार कि जहाँ पे हमारे पास देखो क्या रखना है कि y की जगह तो रखना है 0 और z की रखना है, मतलब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे आप रखोगे तो खुद चेक कर सकते हो, 5z, 0 का जो मान है वो आप खुद रखो भाई। देखो यहाँ पे मैंने रखा है e की पावर माइनस का z, यहाँ पे कोस 0 का मान कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में y का मान हमारे पास कितना है फिर 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 बन गई। उसके बाद यहाँ पे देखो साइन 0 का मान 0, यहाँ पे भी 0, मतलब ये पूरा 0 बन गया। कहने का मतलब यहाँ पे इसका खेल ख़त्म। तो यानी कि समीकरण नंबर हमारे पास में 1 में वैल्यू रखूँगा मैं, 1 में मान रखने पर तो क्या रखना है, देखो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर में माइनस का जेड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में आएगा 2z माइनस का z²। ठीक है, और यहाँ पे dz प्लस में c। दिख रहा है आप सभी को भाई, दिख रहा है क्या आप सभी को, दिख रहा है ना एक तो प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लो आप, एफ जेड, और यहाँ पे अलग अलग करोगे इसको तो आप पता है देखो 2 हमारे पास में बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर में। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो ये आ जाएगा जेड, आगे लिख दो जेड डॉट में ई की पावर माइनस का जेड डॉट में dz। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन z² मल्टीप्लाई में ना माइनस आ गया है, माइनस का ई की पावर माइनस का z डॉट में dz। अब देखो यहाँ पे मैं आगे नहीं करूँगा, हालांकि आपको नोट्स में सोल्यूशन मिल जाएगा और बाकी आप खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये हमारे पास देखो आइलेट होती है, ILATE। ठीक है, आपको बताएं इन्वर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ये एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आएगा, तो यानी कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया अपना, रेड पेन से कर देते हैं यार भाई। देखो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में ये आ गया, सेकंड फंक्शन ये आ गया।
फर्स्ट फंक्शन आ गया, सेकंड फंक्शन आ गया। आइलेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे रहेगा, सेकंड फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे अपन। डेरिवेटिव कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में जो या फिर जेड के रेस्पेक्ट में जो भी होगा, उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, और इस पूरे का फिर डेल्टा जेड के सापेक्ष में होगा, और पूरे का डेल्टा जेड के सापेक्ष में, या फिर डेल्टा एक्स जो भी आपके फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ये हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है किसका, आइलेट का। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पर्सनल इसमें आइलेट लगाओगे, इसमें आइलेट लगाओगे, और ये आपका होमवर्क रहेगा। तो एफ जेड का जो मान आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। और ये अपना मतलब 12th क्लास का काम है, ये 12th क्लास में करा हुआ है अपन ने काम, और करा हुआ है क्या, बहुत क्वेश्चन करे हुए हैं इसके ऊपर, और इसमें कुछ करना भी नहीं है। तो बिल्कुल बस आपको सिंपल बताऊं किसका ध्यान रखना है, सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो e की पावर माइनस का जेड करते हैं ना, जैसे e की पावर माइनस का जेड है तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस आएगा वो आगे आएगा, बाकी e की पावर जेड का तो e की पावर जेड ही रहेगा। तो उस माइनस का ध्यान रखना है आपको, उस माइनस प्लस की जो गलती है ना उसको ध्यान रखना है, बाकी फिर आपका काम हो जाएगा। तो बताओ क्लास कैसी लगी, मजा है कि नहीं आया? अगर क्लास लेने में मज़ा आता है ना तो कमेंट ऐसे करा करो कि मेरे को एक बार पढ़ने के बाद ऐसे मज़ा आ जाए। और एक बात मैं केमिस्ट्री वाले सर की थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री वाले सर के बारे में पहले बोल देता कि आप एक काम करो, उनको कम से कम 5-6 दिन या कम से कम 10 दिन का टाइम दो, क्योंकि 10 दिन में तो वो ऐसा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे अपने आप में, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन में इतना मतलब उनको इतना वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाया नहीं है अभी तक। वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी उनकी क्वालिफिकेशन है। हालांकि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, ठीक है, और मैटर करती भी है, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत टाइम दो उनको, एक बार टाइम देने के बाद में ऑटोमेटिक आपको उनके ऊपर भरोसा हो जाएगा। बस एक बार थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उनको आप। बाकी और तो बस आप कल मिलते हैं, बाकी हैं कल मिलें अब भाई, कल मिलते हैं। मज़ा तो आ रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कल मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। और बाकी दशहरे में देखो मैं गांव जा रहा हूँ, ठीक है, गांव जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत हॉलीडे हो सकता है आपका 1-2 दिन का बीच में दशहरे का। बाकी अनाउंसमेंट कर देंगे आपको भी, अगर हॉलीडे रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो फिर क्लास मिल जाएगी आपको, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो मिलते हैं कल।